Sorry ass DJ. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन उनके भौतिक और विभिन्न प्रकार के गुणधर्मों के अध्ययन के बाद आज देखेंगे कि संक्रमण धातुओं के यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के परमाणविक और आयनिक आकारों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जब अपन सामान्य श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ह्रास का मतलब कमी आती है। सामान्य श्रेणी में यानी अपन 3D में 4D में या 5D में इस तरीके से यूं बढ़ते हैं बाईं से दाईं ओर, तो समान आवेश वाले आयनों जिन पर क्या है आवेश की मात्रा समान है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। अब इसका कारण क्या है, यानी स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ, टाइटेनियम से वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल इधर बढ़ते हैं तो आकारों में क्या आती है, कमी आती है। इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, आपको पता है जब अपन बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो सामान्य रूल यही है कि आकारों में कमी आती है। इसका कारण क्या है, जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि जब अपन इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले भरा जाता है किस में, 4s में, फिर भरा जाता है 3D में। ये तो भरने का तरीका हुआ, लेकिन इसमें देखो 3D जो है उसके लिए n की वैल्यू 3 है और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है। तो ये अंदर की तरफ स्थित होता है कौन सा, 3D, और 4s होता है बाहर की तरफ। क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ती है तो कोषों की संख्या बढ़ती है, ये आवर्त को भी व्यक्त करती है। तो आंतरिक डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार कौन से ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, डी ऑर्बिटल में। अब डी इलेक्ट्रॉनों का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है, यानी अन्य इलेक्ट्रॉनों को या आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण बल से बचा लेने की प्रवृत्ति डी इलेक्ट्रॉनों में या डी कक्षकों में कम होती है। सबसे ज़्यादा पावर एस की, फिर पी की, फिर डी की, और सबसे कम होती है एफ की। नाभिक के आकर्षण बल से अन्य इलेक्ट्रॉनों को बचा लेने का प्रभाव परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। इसको मैं वैसे पीछे समझा चुका हूँ आवरण प्रभाव क्या होता है। अपन एक साधारण सा उदाहरण लेते थे कि किसी बच्चे पर पिताजी का लगने वाला आकर्षण बल मम्मी बीच में आकर के कम कर देती है, यानी मम्मी जो है वो आवरण बनाने का कार्य कर रही है, आवरण प्रभाव बना रही है। अब कई मम्मी ज़्यादा प्रभावशाली होती है तो बच्चे के बिल्कुल भी लगने नहीं देती, और कई मम्मी कम प्रभावशाली होती है तो 2-4 लग जाती है। तो यहाँ एस जो है ये सबसे अच्छी मम्मी है, ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगने देती। फिर पी, फिर डी और फिर एफ। ये आवरण प्रभाव का बढ़ता क्रम है। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव एस का सबसे ज़्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, सबसे कम एफ का होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो नाभिकीय आवेश तथा बाह्य इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब आवरण प्रभाव कमज़ोर होगा, आवरण प्रभाव ये तो रहा नाभिक, ये रहे आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन, और ये रहा बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, यानी ये मम्मी का कार्य कर रही है। क्लियर? ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, ये आवारा बच्चा है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है। जब इसका परिरक्षण प्रभाव प्रभावशाली नहीं होगा मम्मी का, तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, आकर्षण बढ़ जाएगा। ये नाभिक क्या होगा, इस पर ज़्यादा आकर्षण बल
लगाएगा। और ये यदि प्रभावशाली है, कौन सा वाला, ये मम्मी का आवरण प्रभाव प्रभावशाली है तो इस नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम लगेगा। क्लियर, चलिए ठीक है। अब देखो आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट आकर्षण में वृद्धि हो जाती है। ये केवल समझने वाली बात है, यहाँ से कोई थ्योरेटिकल ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। जिससे आयनिक त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। यानी मम्मी आपको बताया, मैंने बता दिया आपको कि ये कम प्रभावशाली होगी मम्मी, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है इस कक्षा में, तो ये मम्मी का आवरण प्रभाव नहीं लगेगा, तो इस नाभिक का इस पर आकर्षण ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा और आयनिक त्रिज्या में कमी आ जाती है। क्लियर। परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है, ये ज़्यादा परिवर्तन नज़र नहीं आता है अपने को स्कैंडियम से लेकर के। यदि अपन जिंक की तरफ या इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम की तरफ आगे बढ़ें तो ये परिवर्तन कोई खास ज़्यादा नहीं होता है, कि बहुत ज़्यादा त्रिज्याओं में परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रथम संक्रमण श्रेणी, त्रिज्याओं में परिवर्तन तो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन एक रोचक तथ्य प्रकाश में आता है जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों का आकार क्या है, बड़ा है। यानी 3D से जब अपन 4D की तरफ जाते हैं तो आकार बढ़ता है, अप टू डाउन चलने पर आकार बढ़ता है, ये सामान्य रूल है। परंतु इम्पोर्टेंट लाइन, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही है जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की है। द्वितीय कौन सी है, यानी 4D, और 4D से जब अपन 5D में जाएंगे, 5D में, तो इनके आकार लगभग क्या हैं, समान है। अब उसका क्या कारण है, 3D से जाएंगे 4D में, 3D से 4D में तो आकार बढ़ते हैं, लेकिन 4D से 5D में जाएंगे तो आकार लगभग क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। अब देखो इसका कारण क्या है वो जानते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की। यहाँ से सवाल बनता है, ये परिघटना किस कारण होती है, ये परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है। आपको पता है स्कैंडियम से लेकर के जिंक ये है 3D, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम से कैडमियम तक यह है 4D। फिर 5D कहाँ से शुरू होती है, लेंथेनम से, लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक। अब लेंथेनम के बाद वाले सीरियम से लेकर के और ल्यूटेशियम तक के तत्व कहाँ चले गए, नीचे चले गए लेंथेनाइड्स में। और लेंथेनाइड्स में आपको पता है कौन सा कक्षक भरा जाता है, 4f आंतरिक कक्षक भरा जाता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, और भी कम होता है। क्योंकि अपन आप जान चुके हैं परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा S का है, फिर P का है, फिर D का है, और सबसे कम होता है F का। तो जब परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो आकर्षण बल आपको पता है ज़्यादा लगेगा, और आकर्षण बल जब नाभिक का ज़्यादा लगेगा तो आकारों में और कमी आ जाएगी। क्लियर, चलो एक बार और आगे बढ़ते हैं अपन। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल बनने की संभावना है। तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही है जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की है। यह परिघटना 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति होने से पहले होनी चाहिए। आपको पता है पहले 4f भरा जाता है, फिर 5D भरा जाता है, और फिर 6s, ये है रूल बढ़ने का। तो जब 4f पूरा भर जाएगा, और 4f देखो 4f के बाद में 5D 6s, ये आंतरिक 4f कक्षक है। क्या है, आंतरिक f कक्षक है। और जब अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं, तो इन पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा लगता है,
और नाभिक का आकर्षण जब ज़्यादा लगता है तो आकारों में कमी आ जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण ऐसा होता है, यानी 4d और 5d के आकार क्या हैं, लगभग बराबर क्यों हो जाते हैं? वो है 4f कक्षकों के बीच में आने के कारण, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति 5d श्रेणी के तत्वों के d कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। 5d कक्षकों के पूर्व 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्याओं में क्या होता है, नियमित ह्रास होता है, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यानी 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन 5d कक्षकों में प्रवेश करने से पहले भरे जाते हैं। पहले 4f कक्षक भरा जाता है, फिर 5d, फिर 6s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते हैं। तो आंतरिक 4f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। और परिरक्षण और आवरण प्रभाव जब कम होता है तो नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है, और नाभिक का आकर्षण जब बढ़ जाता है तो त्रिज्याओं में क्या आती है, कमी आती है, नियमित कमी आती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। यानी लेंथेनम के बाद वाले तत्वों के कारण ऐसा होता है, जिनमें 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। लेंथेनाइड के बाद वाले तत्व ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको लेंथेनाइड आकुंचन, आकुंचन या संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आकारों में कमी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुवीय आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है, आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये एक दूसरे की क्षतिपूर्ति करते रहते हैं। परमाणु क्रमांक क्या करता है, आकार बढ़ाता है, और लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या करता है, आकारों में कमी करता है। अब लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी 4d और 5d, द्वितीय संक्रमण श्रेणी तो है 4d और तृतीय संक्रमण श्रेणी है 5d के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती है। और उदाहरण जिरकोनियम 160 पिकोमीटर, हैफनियम 159 पिकोमीटर। देखो लगभग दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। ऐसा क्यों है? ऐसा लेंथेनाइड आकुंचन के कारण है। जबकि आप जानते हो कि जिरकोनियम, इट्रियम के बाद में आता है जिरकोनियम, ये 4d का है, और लेंथेनम के बाद में आता है हैफनियम, ये है 5d का। और त्रिज्याएं देखो दोनों की, जिरकोनियम 160 और हैफनियम 159 पिकोमीटर, दोनों लगभग बराबर हैं। ऐसा लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। देखो ये रही 159 और ये रही 160, दोनों लगभग क्या हैं, समान। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। जब आकारों में समानता होगी तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी समान हो सकते हैं, जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षिक समानता से भी बहुत अधिक होती है। लेंथेनाइड आकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही है जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है। समान कारण के लिए उत्तरदायी है, अर्थात एक ही समुच्चय कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण को कम करने का प्रभाव क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। ये मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है, जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण नहीं लगने देते हैं तो उसको आवरण प्रभाव अच्छा माना जाता है, और लगने देते हैं तो आवरण प्रभाव कमज़ोर होता है। परंतु एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4f का या f कक्षकों का सबसे कम होता है, फिर d का उससे ज़्यादा, p का उससे ज़्यादा और s का सबसे ज़्यादा आवरण प्रभाव होता है। क्लियर? जैसे
कई मम्मियाँ जो है वो पापा के पास में रहती है, ज़्यादा नज़दीक रहती है, तो उनका परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव ज़्यादा लगता है। और कई मम्मियाँ जो है वो पापा से दूर रहती है, जैसे फौजी हैं, देश के सीमा पर सुरक्षा के अंदर लगे हुए हैं, तो उनकी जो पत्नियाँ हैं वो घर पे रहती है, तो उनका परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव जो कम होता है, और उसकी वजह से बच्चे पर जो है आकर्षण बल वो ज़्यादा लग सकता है। तो किसी का आवरण प्रभाव ज़्यादा है, किसी का आवरण प्रभाव कम है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आवरण प्रभाव एस का, फिर पी का, फिर डी का, और सबसे कम होता है एफ का। यही बात है। जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, 4f कक्षकों के आकार में नियमित ह्रास होता है। नाभिक आवेश बढ़ता है तो आकारों में क्या आती है, कमी आती है। अब देखो संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है। स्कैंडियम टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक, इट्रियम से कैडमियम तक, और लेंथेनम से मरकरी तक, ये देखो आकारों में कमी आती है, और लास्ट में फिर थोड़े से जा कर के बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये चंद्राकार, चंद्रमा के समान इनके अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है। चंद्रमा की आकृति बना रहे हैं ये इस तरीके की। क्लियर। प्रारंभ से मध्य तक घटती चली जाती है और अंत में जाकर वापस थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा परमाणु क्रमांक के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण होता है। तो यहाँ लास्ट के अंदर जाकर के थोड़ी सी आकारों में वृद्धि होती है। क्लियर। चलिए अब देखो, धात्विक त्रिज्या में ह्रास के साथ, यानी धात्विक त्रिज्या घटने के साथ परमाणविक द्रव्यमान वृद्धि के परिणाम स्वरूप धात्विक त्रिज्या घटती है, यानी आकारों में कमी आती है, परमाणविक द्रव्यमान बढ़ता है, तो इससे घनत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि आकार घटते हैं, तो आकार घटते हैं, द्रव्यमान बढ़ता है, तो घनत्व में वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम से कॉपर तक देखने को मिलती है। तो आकारों में कमी के साथ घनत्वों में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ गुण हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लो आप लोग। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक का ज़्यादा अध्ययन करेंगे अपन। जब शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में तो इलेक्ट्रॉनिक ये विन्यास होता है, M+1 में होता है तो ये होता है, M+2 में होता है तो ये होता है, M+3 में होता है तो ये होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का हो जाता है। क्लियर। अब देखो, थोड़ी सी कणन एंथैल्पी के मान भी देख लो, क्या हो रहा है। स्कैंडियम से लेकर के और पहले बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, और फिर लास्ट में कम, यानी अनियमित प्रवृत्ति कणन एंथैल्पी के मानों में पाई जाती है। क्लियर। फिर देखो, आयनन एंथैल्पी के मानों को भी देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। यानी ये देखो, 326 से 473 हो गई कणन एंथैल्पी, फिर 515 हो गई, बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर वापस बढ़ गई 416, 425, 430, फिर कम हो गई। तो अनियमित प्रवृत्ति पाई जाती है। आयनन एंथैल्पी को देख लो, क्योंकि ये डाटा थोड़े से अपने को याद रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान में होनी चाहिए। आयनन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखो, पहली आयनन एंथैल्पी डेल्टा IH 1, 2 और 3 की बात हो रही है। 631 से 656 बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, और फिर बढ़ गई। यानी आयनन एंथैल्पी भी कणन एंथैल्पी के समान ही अनियमित प्रवृत्ति दर्शाती है। ये तो प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात हुई। द्वितीय भी क्या होती है,
अप टू डाउन चलने पर तो हमेशा बढ़ती है, यानी पहली आयनन एंथैल्पी की तुलना में द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान हमेशा ही ज़्यादा होते हैं, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन 1235 से 1309 फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई और फिर घट गई, यानी यहाँ भी अनियमित प्रवृत्ति अपने को देखने को मिलती है। क्लियर। अब कुछ आगे और डाटा है अपने पास, इनमें क्या क्या है। धात्विक त्रिज्याएँ देखो, इनमें 164 से 147, 135, 129, 137, 126, 125, 125, 28, 37, ये भी क्या कर रहे हैं, अनियमित प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। तो इनमें भी अनियमित प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अलावा अपने को ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं, इनकी भी थोड़ी सी आगे ज़रूरत पड़ सकती है। तो इनको भी आप थोड़े से डाटा जो हैं, ये तो घनत्व है और घनत्व है, देखो ये बढ़ रहा है, घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति है, 19, 21, 7.8, 8.7, ये कॉपर तक बढ़ता है, फिर जिंक में जा कर के कम हो जाता है। इसकी तो अभी ऊपर चर्चा अपन कर चुके हैं। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान जो हैं वो देख लीजिए आप, यानी m से जब m+2 में जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान किस प्रकार के होंगे, और m से m+2 और m+3 से m+2 में जाएंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान किस प्रकार के प्राप्त होंगे, ये अपन देखेंगे। कुछ में देखो धनात्मक मान है, कुछ में ऋणात्मक मान है, यानी m से m+2 और m+3 से m+2 में परिवर्तन में इलेक्ट्रोड विभवों के मान जो हैं वो किस प्रकार के प्राप्त होंगे, ये अपन देखेंगे आगे। तो ये था अपना संक्रमण तत्वों के परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में परिवर्तन। क्लियर।